आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे और 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? आज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। बिल्कुल, बेशक जिनका दोपहर 12 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में पहुंचेंगे और जहां पर वो विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल माफी चाहूंगा आज श्रीनगर पहुंचेंगे और विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम भाग लेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा समग्र कृषि विकास कार्यक्रम किसान पोर्टल के माध्यम से जम्मू कश्मीर लगभग 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रदान करेंगे और कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2,000 किसान खिदमत घर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटक क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए 1,400 करोड़ रुपए के परियोजनाओं से करीबन 52 पर्यटक क्षेत्र का परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी हजरत तलब तीर्थ का एकीकृत विकास का श्रीनगर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ऐसे तमाम ऐसे कार्यक्रम है दिनकर जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में तमाम कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जी पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला दौरा है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री आज 2 रैलियों को भी संबोधित करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह रैली जम्मू कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी रैली साबित हो सकती है। बिल्कुल, बेशक दिनकर देखिए, प्रधानमंत्री लोकप्रियता देश नहीं विश्व में भी नंबर 1 के तौर पर देखा जाता है। और दूसरी तरफ श्रीनगर में जिस तरह से तमाम जो काम हुए हैं, खासतौर पर ट्रिपल तलाक को लेकर चर्चा हुई थी, उसके बाद 370 हटाना, ये दोनों कानून को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और चर्चा होती है। उसके बाद ये 370 हटाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वहां पे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है परियोजनाएं वो प्रधानमंत्री मोदी ने चालू करवाई है, उसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक है और जो कुछ लोग जो चरमपंथी सोच के हैं या तो कहा जाए जो एंटी नेशनल है, उन तमाम कश्मीरियों के पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एयरफोर्स और तमाम जवान तैनात किए गए। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। और प्रधानमंत्री मोदी 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर श्रीनगर के दौरे पर है और कहेंगे ये ऐतिहासिक दौरा और ऐतिहासिक रैली भी हो सकती है। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि देश में चुनावी माहौल है और गारंटी के मौसम के बीच प्रधानमंत्री का जम्मू में जाना, कश्मीर में जाना कितनी अहम बात रखता है? क्योंकि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया अलायंस में हैं और साथ में चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, प्रधानमंत्री आज महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को लेकर क्या कुछ आज उन पर हमला कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बेशक प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपने विपक्ष के नेताओं को छोड़ते नहीं है। उनकी तमाम जो बातें होती है वो जरूर रखते हैं और साथ ही साथ देखिए श्रीनगर को लेकर अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आज या कल में अनाउंस कर देंगे। उधर एनसीपी और माफी चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी
आज या कल में अपने नामों का ऐलान कर देंगे। और उसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि सितंबर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर के, वो लोकसभा जी चुनाव के साथ भी किए जा सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है दिनकर। जी बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक होनी है। शाम 6 बजे कांग्रेस के एआईसीसी हेडक्वार्टर में यह बैठक होगी। मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जीतू पटवारी के साथ उमंग सिंगार और ओमकार सिंह मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के टिकटों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। बता दें कि कई विधायकों को भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा की प्रत्याशी बना सकती है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है 2 बार में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो बड़ी जानकारी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की आज चुनाव प्रबंधन कमेटी की आज बड़ी बैठक है एआईसीसी हेडक्वार्टर में। शाम 6 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और खास करके मध्य प्रदेश पर इस बार खासा जोर है, क्योंकि 3-4 स्टेट जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात शामिल है। इन 4 स्टेटों पर कांग्रेस की नजर है। इसी लिहाज से मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेता इस बैठक में आज शामिल होंगे। खुद मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की कोशिश है कि जहां 1-to-1 फाइट है बीजेपी से, उन सीटों पर अच्छा परफॉर्म किया जाए। 2019 से बेहतर नतीजे 2024 में लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। तो वहीं दिल्ली में आज सीईसी की बैठक होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों पर आज मुहर लगेगी और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, चाहे वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, सचिन पायलट हो, महबूब गहलोत और दिव्या मद्रेना हो, सभी बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर आज चर्चा की जानी है। लोकसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में आ गई है। आज लोकसभा चुनाव के टिकटों को लेकर आज चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक है और इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाने हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आयुषी, क्या कुछ जानकारी है? अब बीजेपी के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है और आज सीईसी की बड़ी बैठक है। बैठक में किन राज्यों पर विशेष चर्चा की जाएगी, किन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पहले जारी किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 150 के लगभग उम्मीदवारों के नाम कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आज एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीट शेयरिंग के मद्देनजर अनेक प्रदेशों के वो सब बैठेंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और पूरी उम्मीद है कि आज देर शाम तक काफी सीटों का ऐलान भी कर दिया जाए। लोकसभा के मद्देनजर ये बैठक रखी गई है। हालांकि कांग्रेस काफी ज्यादा देर कर चुकी है इंडिया अलायंस के बीच में, जितने तमाम दल हैं उनके बीच में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने में, लेकिन आज कांग्रेस इस अहम बैठक के बाद कुछ अहम फैसले ले सकती है और कई सीटों का भी ऐलान कर सकती है, सीटों पे उम्मीदवारों का नाम भी। जी बिल्कुल, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जो पैनल तैयार किए गए हैं, उसके कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? और बेसिकली अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट में कितने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो 195 उम्मीदवार सामने पेश कर दिए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी 2-3 राज्यों में जहां सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है, उनको निपटाने के बाद जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर देगी। आयुषी, आवाज मिल पा रही है आपको? तकनीकी खामियों की वजह से हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज कांग्रेस के दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। आपको बता दें कि इस बैठक में आज कांग्रेस अपने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। साथ ही बता दें कि 2 बार में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। इसके साथ ही खबर तो यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस कई राज्यों में अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव के टिकट देने पर विचार कर रही है।
सूत्रों के हवाले से अब बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे, जहां एक तरफ कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव प्रबंधन कमेटी की आज बैठक है। एआईसीसी हेडक्वार्टर शाम 6 बजे बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सरीके जीतू पटवारी, सरीके बड़े नेता शामिल होंगे और सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग राज्यों से जो लिस्ट पैनल ने तैयार कर सौंपे हैं उस पर अंतिम मुहर लगेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए और इसलिए लगातार प्रत्याशियों को लेकर चर्चा जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज सुनवाई होनी है। बता दें केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और समन देने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर केजरीवाल की सुनवाई होनी है। केजरीवाल के न आने पर ईडी ने कोर्ट में शिकायत की थी, जिस मामले में अब सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जहां आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समन जारी हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल बार बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ईडी ने मामले को हाईकोर्ट ले गई और अब इस मामले में सुनवाई होनी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है। आयुषी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आज अरविंद केजरीवाल के पेश ना होने पर आज मामले की सुनवाई होनी है, क्या कुछ दलीलें आज आम आदमी पार्टी पेश कर सकती है? जी दिनकर, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक 8 सम्मन भेजे जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी ईडी राउज रेवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी और ये गुहार लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल सम्मन पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सम्मन पर पेश नहीं हो रहे हैं और ऐसे में क्या किया जाए। जिसके बाद कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जुड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रखते हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, उसके बाद मैं समय निकाल के, यानी कि अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 16 मार्च की तय की गई थी, लेकिन इसके बावजूद फिर से ईडी ने बैक टू बैक 3 सम्मन और भेजे और उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट का हवाला देना शुरू कर दिए कि ऑलरेडी बात कोर्ट में चल रही है, तो मैं ईडी के सम्मन को गैर कानूनी मानता हूं। लेकिन 8वां सम्मन भेजने के बाद आखिरकार ईडी एक बार फिर कोर्ट पहुंची है और इस बार आज हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हो रहे और क्या दलील अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने अपना रखेंगे और ईडी की क्या शिकायत है, इसको लेकर आज कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी। और साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ईडी इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल से बिना पूछताछ किए उन्हें नहीं छोड़ेगी। किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी के सामने जाना ही होगा, चाहे वो 16 मार्च के बाद जाए या अभी जाए। लेकिन ईडी जब बार बार कोर्ट का सहारा ले रही है दिनकर, तो इससे हम साफ समझ सकते हैं कि इतनी आसानी से ईडी ना तो इस पूरे कथित शराब घोटाले को आसानी से जाने देगी। दिल्ली के 2 बड़े चेहरे आज भी जेल के पीछे हैं, कई बड़ी हस्तियां हैं और कई ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीधे रिलेट करते हैं, वो सब आज के समय में जेल में है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है और उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी बता रहे हैं, तो ईडी को आखिरकार कोर्ट का रास्ता फिर से अपनाना पड़ा। हालांकि ये दूसरी बार है जब ये कोर्ट पहुंची है और इसको लेकर आज सुनवाई होगी। जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन ऐसे में बीजेपी के नेताओं की तरफ से रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि आज भी संशय है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में भी पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार जब कोर्ट की तरफ से बुलावा आया था अरविंद केजरीवाल वहां भी नहीं पहुंचे और ईडी की तरफ से बार बार हाजिर होने को कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं होते हैं, कभी ऑनलाइन पेशी की बात, कभी डेट पर डेट लिए जाते हैं, तो लगातार बीजेपी की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल दिनकर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कई ऐसी शर्तें हैं जो ईडी के समक्ष रख रही है, इसको लेकर जो विपक्ष है या यूं कह ले जो भाजपा है वो लगातार हमलावर है। उनका साफ कहना है कि वही पार्टी है जो कहती थी पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज के समय में मुख्यमंत्री जांच से भी भाग रहे हैं, पूछताछ से भी भाग रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो शर्तें रखी जा रही है कि ईडी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करे और जिस तरीके से कोर्ट में भी पिछली बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश हुए,
तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल मतलब सवाल उठा रही है विपक्ष की आखिर अरविंद केजरीवाल इतना डर क्यों रहे, इतना भाग क्यों रहे, और आखिरकार वो कब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ईडी और कोर्ट के सामने पेश होंगे। तो ऐसे में आज इन चीजों पर भी बात की जाएगी। जिस तरीके से ईडी के सामने उन्होंने शर्त रखी थी कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पूछताछ की जाए, अगर वो सामने ईडी कार्यालय जाते हैं तो गिरफ्तारी की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाते हैं तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बीच का रास्ता निकाला गया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। लेकिन साफ नजर ये आ रहा है कि एक एजेंसी एक भ्रष्टाचार को लेकर पूछताछ करना चाहती है, चाहे वो कोई भी किसी भी ओहदे पर व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है हमारे संविधान में। तो ऐसे में एक व्यक्ति को जब पूछताछ करना है एक एजेंसी को, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्यों करेंगे जब वो एक ही शहर में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आगरा से निकलकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा पहुंचेंगे। बीजेपी के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में दोनों बड़े नेता शामिल होंगे। कोठी मीना बाजार में यह महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। बता दें कि 12:20 का वह समय होगा जब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। 1 बजे अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में जेपी नड्डा पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान के डिप्टी सीएम सहित 4 मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा पहुंचेंगे। बता दें कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज आगरा पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में आज दोनों बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोठी मीना बाजार में महासम्मेलन आयोजित हो रहा है और 12:20 का वह समय होगा जब जेपी नड्डा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके साथ ही 1 बजे अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। एमपी, राजस्थान के डिप्टी सीएम सहित 4 बड़े मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि हर वर्ग के मतदाताओं को साझा जाए। इसी के मद्देनजर बीजेपी अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में आज अपने बड़े नेताओं को शामिल करा रही है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां साय कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया। वहीं संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 30 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगा। अब राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगा। तो विष्णुदेव साय कैबिनेट का यह बड़ा फैसला है, जहां संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी अब 30 दिन का आकस्मिक छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई बड़े फैसले साय कैबिनेट में देखे गए हैं। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को भी अब छुट्टी मिल सकेगी। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा और राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम अब राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ किया जाएगा। विष्णुदेव साय की कैबिनेट में अब बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की कल बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं बता दें कि इस बैठक में 30 दिन की आकस्मिक अवकाश मिलेगा नियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों को। साथ ही बता दें कि इस बड़े फैसले के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 30 दिनों की छुट्टी मिल सकेगी। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर भी जोर होगा, इसे भी लागू किया जाएगा। अब राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग किया जाएगा। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी लागू किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने को लेकर मंजूरी दी गई। साथ ही बता दें कि संविदा पर काम कर रहे, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
अरुण, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रहा है? जहां कल साय कैबिनेट में कई बड़े अहम फैसले लिए गए, किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है? बिल्कुल सर, जो साय कैबिनेट कल देर शाम को 5 बजे के लगभग में बैठक शुरू हुई, जिसमें कई छत्तीसगढ़ के सुविधाओं को देखते हुए कई महत्वपूर्ण एजेंडे लिए गए। जैसे एनआईए जो है मिल के काम करेगी, छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद तथा कई आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे जो है टीम तैयार की गई है। 2020 नीति को लागू करने की जोर दी गई है। किसानों को लेकर जोर दिया गया है, किसानों के हित को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में एक नया आयाम छत्तीसगढ़ बनाने की जो है सरकार की पूरी कोशिश की गई है और उस पूरे कैबिनेट में इन चीजों को देखते हुए लगातार फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने को लेकर भी विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया, और इसका क्या कुछ असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर? देखिए दिनकर, अभी तक क्या होता था कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग, सबसे पहले TV27 दशकों समझा देता हूँ, 2020 का लागू होना जो है कर्मचारियों में कुछ कवरेज, क्योंकि जो कर्मचारियों को छुट्टी किसी तरह का नहीं मिल पाता था, अब उनको बराबर छुट्टी मिल पाएगी, क्योंकि जैसे सरकारी शासकीय गवर्नमेंट की तरफ से जो कर्मचारी रहते थे उनको बराबर छुट्टी वीक ऑफ मिला करता था। लेकिन संविदा नीति जो कर्मचारी रहते थे उनको किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिल पाती थी, जिस कारण से सरकार ने शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि हर कर्मचारी को जो है उस छुट्टी का लाभ मिल सके। सबसे बड़ा फायदा इसमें कर्मचारी जो है मानसिक तथा शारीरिक रूप से जो है तो फिट रहता है ड्यूटी के लिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अरुण हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से, जहां सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। 76 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। रायपुर के एडिशनल एसपी ग्रामीण होंगे कृतन राठौर, एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी की सुकमा कैंप में पोस्टिंग की गई है। साथ ही एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर को बिलासपुर में एसपी नियुक्त किया गया। साथ ही एसपी जेपी बढ़ई को एसपी कांकेर अंतागढ़ भेजा गया। एसपी पीताम्बर पटेल को मोहला मानपुर भेजा गया। एसपी सुखनंदन राठौर को दुर्ग शहर का प्रभार दिया गया। साथ ही एसपी आकाश राव गिरिपुंजे सुकमा भेजे गए हैं। डीआर पोर्ते होंगे रायपुर पश्चिम के एसपी। तो लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि 76 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? यह पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया क्या? देखिए दिनकर, ये पुलिसकर्मी तो लगातार इसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्व में कांग्रेस की सरकार के दरमियान ये पुलिसकर्मी जो है लगातार पदस्थ थे, और इस दरमियान बीजेपी जो गवर्नमेंट जो सेम बदल गई है, इसके बाद से लगातार ये उसी वहीं पर काबिज थे। जहां सरकार में सामने लोकसभा चुनाव, दूसरा इंपॉर्टेंट है तो आपराधिक गतिविधि को लगाम लगाने के लिए जो है सरकार इन पूरा जो फेरबदल की रेलगाड़ी चलाई है, जहां लगातार पूरे फेरबदल अभी 3 दिन पहले ही IAS IPSओ का फेरबदल किया गया था। लगातार इसमें भी पुलिसकर्मी एसपी डीएसपी जो रैंक के अधिकारी हैं, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के पूरे सिस्टम को आपराधिक गतिविधि लगाम लगाने के लिए जो है लगातार छत्तीसगढ़ सरकार प्रयासरत है, जिसके तहत में जो है तो लगातार फेरबदल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि है आज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं गोविंद बल्लभ पंत। आज उनकी 137वीं जयंती है, और 137वीं जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का भी उद्घाटन करेंगे। 11 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ आउटर रिंग रोड का उद्घाटन करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।